नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी महातैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत दोनों ही प्रदेश में प्रभारियों और सह प्रभारियों की नई सूची जारी कर दी गई है। दोनों ही राज्यों में भाजपा के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे साफ है कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है और ये बात तमाम विपक्षी दलों के लिए फिक्र की बड़ी वजह बन सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी। यूपी में भाजपा की नई टीम बदलेगी समीकरण। उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम बदलेगी सूरत। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जुटे तमाम सियासी दलों की तैयारी जैसी भी चल रही हो, लेकिन भाजपा ने 2022 के लिए अपनी महातैयारी की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपने प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने 2022 के रण को फतेह करने का जो प्लान बनाया है, उसे अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी के बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 1 प्रभारी और 7 सह प्रभारियों के नाम का ऐलान किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे सह प्रभारी बनाई गई हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को भी सह प्रभारी बनाया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी सह प्रभारी बनाई गई हैं, जबकि राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय करने के लिए सूबे के अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी प्रभारियों की घोषणा की है। लोकसभा सांसद संजय भाटिया को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार से विधायक संजीव चौरसिया को ब्रिज क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सत्या कुमार को अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन को गोरखपुर की जिम्मेदारी मिली है, जबकि सह प्रभारी सुनील ओझा को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। इन नामों से साफ है कि यूपी में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराने के लिए बड़ी योजना बनाई है और इन सारे प्रभारियों की बदौलत पार्टी यूपी में अपनी जीत दोहराने की कोशिश करेगी। वहीं उत्तराखंड में भी भाजपा की बड़ी टीम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है, जबकि बंगाल से सांसद लॉकेट चटर्जी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह को भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। चुनाव के लिए जिस तरह से भाजपा ने प्रभारी और सह प्रभारियों के तौर पर पार्टी के बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, उससे साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सबसे बड़ी तैयारी में जुटी हुई है और भाजपा हर मोर्चे पर विरोधियों को मात देने के लिए अपनी तैयारी का पूरा खाका खींच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। टीम यूपी में भाजपा के सह प्रभारी बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल से एबीपी गंगा ने बात की। संवाददाता अविनाश तिवारी से बातचीत में उन्होंने पहले से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरीके से पिछले टारगेट को फिर से अचीव करने के लिए आप लोग काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं
उनमें संगठन के भी प्रभारी बनाए जाते हैं, सह प्रभारी बनाए जाते हैं, चुनाव के भी प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाते हैं। उसी श्रृंखला के तहत आज के ये जो अरुण सिंह जी ने सूची जारी की है, हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो उसी श्रृंखला का पार्ट है। जहाँ तक आपने कहा शासन, तो मैं लगातार जो देख पा रहा हूँ और महसूस कर पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास ये दो ऐसे मुद्दे रहे जिनके कारण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां थी उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बेटर ढंग से योगी जी की सरकार ने किया और हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम किया। तो जब सुशासन और डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ता है किसी राज्य में, तो वो सरकार रिपीट होने के उसके पूरे चांस रहते हैं। अपार जन समर्थन मिला था 2017 के विधानसभा चुनाव में, 325 सीटें आई थी गठबंधन के साथ। इस बार क्या आपको लगता है कि वही अपार जन समर्थन आप पाने में कामयाब होंगे? भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला था, ऐसा ही समर्थन इस बार भी मिलने जा रहा है, आप निश्चित मानिए। सर, एक आखिरी सवाल है, आपको जिम्मेदारी दे दी गई है, तो उत्तर प्रदेश प्रवास कब करेंगे? कब उत्तर प्रदेश जाएंगे और जनता से बीच में बात संवाद करेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही प्रभार दिया जाता है उसी समय से काम शुरू हो जाता है। तो अब आप निश्चित बहुत जल्दी 1-2 दिनों में देखेंगे प्रवास हमारा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका कहना है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर वो प्रवास करेंगे उत्तर प्रदेश में, और पिछली बार जितना जन समर्थन मिला था, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को उतना ही जन समर्थन मिलेगा। कैमरा सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। मिशन 2022 को लेकर भाजपा चुनावी मैदान में आ चुकी है। रणनीति तैयार है, टीम का चयन हो गया है और अब चुनावी युद्ध में जाने की तैयारी है। और इसी सिलसिले में भाजपा 11 सितंबर से बूथ विजय अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत भाजपा अध्यक्ष खुद किसी एक शक्ति केंद्र पहुंचकर करेंगे। और यहां से जेपी नड्डा 27,770 शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। भाजपा का ये अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में होने जा रहा है। तो मिशन यूपी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और अब इन तैयारियों का आगाज बूथ को मैनेज करने के साथ होगा। तो मिशन 2022 के तहत भाजपा की महातैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी के भी यूपी दौरे तय हो चुके हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो सबसे पहले वो 14 सितंबर को अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास समेत कई कार्यक्रम तय हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री 26 सितंबर को लखनऊ आएंगे, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं इस बार 4 नवंबर को दिवाली पर प्रधानमंत्री अयोध्या में नजर आएंगे, जहां वो रामलीला के मंचन में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी सियासी दलों का केंद्र अब यूपी का चुनाव बन चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस भी अब सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी रणनीति बनाने में जुटी हैं और इसी सिलसिले में 10 और 11 सितंबर को यूपी आकर वो बैठकें करने वाली हैं। लगातार सरकार पर हमलावर होने के साथ ही इस बार चुनाव में गठबंधन की जरूरत से उन्होंने इनकार कर दिया है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के सभी मंडलों के कोऑर्डिनेटर 475 जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 45 मिनट तक बैठक को संबोधित किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि पार्टी का मिशन 2022 का दूसरा चरण 9 अक्टूबर से शुरू होगा और लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने सभी को जिम्मेदारी सौंपी है कि जिलों से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे और उस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करें। दरअसल इसके जरिए चुनाव से ठीक पहले बीएसपी एक बार फिर अपनी पुरानी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटी है। बीएसपी मिशन 2022 में पूरी तरह से जुट गई है। कल लखनऊ में मायावती ने इसका आगाज किया और आज पार्टी कार्यालय पर जो कोऑर्डिनेटर हैं अलग अलग मंडलों के, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई थी। हमारे साथ मुनकाद अली हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। मुनकाद जी, क्या कुछ कहा बहन जी ने?
आज जो हमारी पार्टी का संगठन का कार्य चल रहा है बूथ स्तर तक, वो कंप्लीट हो चुका है। आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, वो निर्देश दिए हैं। उसके साथ साथ 9 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है, जो हम मंडल स्तर पर उस कार्यक्रम को करते थे, तो उसे लखनऊ पहुंचकर करने के लिए। वो तो आपका सेकंड फेज है। खुद मायावती ने कल ऐलान किया था कि 9 तारीख को सब लोग आए, यानी आपका दूसरा चरण अब 9 तारीख को शुरू होगा मिशन 2022 का। वो आदरणीय बहन जी बता चुके। अच्छा ये बताइए कैंडिडेट कौन होगा, इस पर कोई रिपोर्ट ली है बहन जी ने, मायावती जी ने इस पर कोई रिपोर्ट ली आप लोगों से? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और कैंडिडेट हर जगह हर सीट पे हमारे पास तैयार। कब तक घोषित करेंगे आप लोग, क्योंकि कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है बीएसपी में? धीरे धीरे जहां फाइनल हो रहे हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो ये आपने सुना क्या कहना है मुनकाद अली का। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, बैठक में शामिल थे। तकरीबन 1 घंटा ये बैठक चली है और आज आगामी जो रणनीति यानी जो सेकेंड फेज शुरू होगा बहुजन समाज पार्टी का, उस पर रणनीति बनी है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं ओवैसी की, जो इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। यूपी दौरे के दूसरे दिन ओवैसी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वंचित शोषित समाज सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुस्लिम समाज के हक की बात करते हुए उन्होंने विपक्षियों पर हमला बोला है। तो ताबड़तोड़ दौरे इस वक्त ओवैसी भी कर रहे हैं और जमकर ताल ठोक रहे हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी ओवैसी उतारने वाले हैं, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलीगढ़ के लोधा में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसका शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां देखने खुद मुख्यमंत्री अलीगढ़ पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया। दरअसल 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और उनके दौरे और यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने बैठकें और निरीक्षण किया है। कहा कि अब अलीगढ़ को सिर्फ ताला नगरी ही नहीं बल्कि पढ़ाई के नाम से भी जाना जाएगा। और आइए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, यही वो राजा महेंद्र प्रताप हैं जिनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाने के लिए पीएम मोदी शिलान्यास करने आने वाले हैं। 14 सितंबर को विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। ये देखिए 3 तस्वीरें हैं। हाथरस के राजा थे महेंद्र प्रताप, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो लाइब्रेरी की तस्वीर है, जिसमें इतिहास से जुड़ी कई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। और तीसरी तस्वीर है, यहीं पर अब राजा महेंद्र प्रताप के विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायक की अनोखी मांग सामने आई है। कांग्रेस एमएलसी ने मंत्री आवास में चूल्हा बनवाने की मांग कर दी है। महंगे गैस सिलेंडर को बताया चूल्हा बनवाने की वजह। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखा। सभी विधायकों के लिए चूल्हा लगाने की मांग कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की तरफ से कर दी गई है। तो देखिए महंगाई का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है और कहीं ना कहीं 2022 के लिए भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले लोगों के धुएं से आंसू निकलते थे, सरकार ने अब तो महंगाई से लोगों के आंसू निकाल लिए हैं। इसलिए महंगे गैस सिलेंडर से निजात पाने के लिए बहुखंडीय मंत्री आवास में व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर यहां पर कोयले से और जलौनी की लकड़ी संचालित होने वाले चूल्हे के लगाए जाने का लिए कहा है। उम्मीद है जल्दी चूल्हा लगेगा। और जिस तरह से प्रदेश की जनता, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, आंसू बहा रही है, तो कम से कम महंगाई से बचेगी, शुद्ध खाना भी बनाएगी और महंगाई से निजात पाएगी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। 3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य। यूपी से विधानसभा चुनाव बेबी रानी मौर्य लड़ सकती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं और अब उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। आगरा की मेयर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य और 3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही। भाजपा से रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। हरक सिंह के बाद अब सतपाल महाराज ने भी उमेश शर्मा काऊ का समर्थन किया है। सतपाल महाराज ने कहा कि उमेश शर्मा काऊ पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए।
समझता हूँ काऊ जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक सम्मानित विधायक हैं, बड़े सक्रिय हैं, सेवा करने वाले हैं, जनता से जुड़े हुए विधायक हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी स्तर पे मैं इस बात को उठाऊंगा। आना जाना नहीं, अब तो हम बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। उधर वन मंत्री हरक सिंह रावत उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में उतर आए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में आए तमाम लोग उमेश शर्मा के साथ खड़े हुए। उमेश जी को जिस तरह कमजोर करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, और मैं नहीं मानता हूँ ये कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को कहते हों, लेकिन इस तरह किसी विधायक के साथ उसकी अवमानना करना, उसका अपमान करना, जानबूझकर उसकी छवि को धूमिल करना, ये मैं सोचता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी परिवार के लिए ये अच्छा नहीं है। और वो भी चुनाव का नज़दीक है। कुछ लोग जानबूझकर, मुझे नहीं मालूम कि किसके सहारे पर कुछ लोग इस तरह माननीय विधायक जी के खिलाफ, कभी दूसरे के खिलाफ इस तरह का माहौल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जो लोग इस तरह का कोशिश कर रहे हैं, वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। सम्मान के लिए आते हैं, और सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ माननीय विधायक उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सर, आप इस पूरे मसले को क्या देखते हैं? क्योंकि आपकी अगुवाई इस मसले में पार्टी की नजर है, पार्टी इसको निर्णय लेगी। और देहरादून की रायपुर विधानसभा से विधायक उमेश शर्मा काऊ की नाराजगी का मामला बढ़ता जा रहा है। उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि लंबे समय से उनकी अनदेखी हो रही है। पिछला चुनाव जब मैं लड़ा, एक संगठन तब भी मेरे साथ नहीं था। अब बाकी 4 साल आप खुद ही देखते हैं, आपको मालूम है। और उनके बाद ये जो 6 महीने में रोज मीटिंग होती मेरे खिलाफ, मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो संगठन महामंत्री होते हैं, उनको आज से नहीं, बहुत दिन से मैं लगातार बता रहा हूँ। जब देखा अभी यहाँ से नहीं हो पा रहा, तो परिवार का जो सबसे बड़ा संगठन है हमारा, महामंत्री संगठन, प्रभारी जी और भी उन लोगों तक जो अपनी बात मैंने जो मैं महसूस कर रहा था, वो बात उन तक कही। चंदौली पुलिस और सपा राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जून महीने में मौजी इलाके में सड़क जाम करने के मामले में थाना पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 51 लोगों पर नामजद और करीब 250 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। धीना पुलिस ने इसका नोटिस सैयद राजा स्थित आवास पर पूर्व विधायक को शामिल करा दिया है। इसके बाद विधायक मनोज सिंह डब्लू ने चंदौली पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता के दबाव में चंदौली पुलिस काम कर रही है और जिन पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रधान महिला जीवन और मौत से लड़ रही थी, उस दिन उस धरने प्रदर्शन में थी नहीं, उसको भी मुख्य आरोपी बनाने का काम किया। मैं कहता हूं, ऐसे पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस एफआईआर को लॉन्च किया है। पुलिस इसमें दोषी है और ये दोषी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।